Hello everyone, welcome to Kavinama, your poetry and culture podcast. मेरा नाम क्षितिज है और आज हम हाजिर हैं एक और गेस्ट एपिसोड के साथ। आज के हमारे गेस्ट बॉलीवुड के एक लिरिसिस्ट, डायलॉग राइटर, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, जिनका काम हमने टेबल नंबर 21, कागज़, अकेली जैसी फिल्मों में देखा है। और उनका एक मशहूर गाना जो मुझे बहुत पसंद है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। So let's welcome असीम अहमद अब्बासी। वेलकम असीम भाई, वेलकम टू कविनामा। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और कविनामा को भी, और कविनामा सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और मैं आपसे पहला सवाल जो करना चाहूँगा, मैं गाने का आपका जिक्र किया है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्या एक एज अ पोएट वो क्या ख्याल आया, क्या हुआ लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से वो गाना लिखा गया? नहीं, ऐसा कोई खास ख्याल एक तो नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ गाने जो शुरुआत के गानों में से है ये मेरा, जी जब मैं लिखता मैं बचपन से रहा था, लेकिन एक उम्र आती है वह इंसान इश्क भी करता है, किसी को पसंद भी करता है, तो वो सब एक्सपीरियंस मेरे हो ही रहे थे। तो ये गाना जब मैंने लिखा था उस वक्त उस दौर से तो गुजर ही रहा था, लेकिन बिल्कुल अलहड़पन भी नहीं था। अच्छा ये गाना मुझे प्रोफेशनली ट्यून मिली थी लिखने के लिए कि कोई गाना चाहिए अच्छा और रोमांटिक गाना चाहिए, अच्छा और ये नहीं कहा था कि अपने एक्सपीरियंस से लिखना तो एक्सपीरियंस से ही होगा। जी 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 एक्सपीरियंस होगा तभी आप चीजों को बयान कर सकेंगे और अपनी लिखाई में उसको जाहिर कर सकेंगे। तो उसके लिए जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो उस वक्त अगर आप मुझसे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ लिखवा रहे होते तो मैं इतना अच्छा नहीं लिख रहा होता, मैं इश्क पे ही लिख सकता था, क्योंकि मेरी उम्र वो वाली थी। जी जो हमारा ग्रुप बन रहा था, ये शुरुआत का है, हमारा जो ग्रुप बन रहा था, गजेंद्र वर्मा ने इस गाने को गाया है। जी 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 तो उस वक्त तक मैं गजेंद्र से मिला भी नहीं था, वो उस वक्त मुंबई में था और मैं जयपुर में था, अच्छा और रेडियो में, एफएम रेडियो में मैं काम करता था। अच्छा, आपने रेडियो में भी काम तो किया है? जी हाँ, मैं राइटर रहा, स्क्रिप्ट राइटर रहा हूँ। अच्छा अभी भी मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग तरह से, अलग अलग रेडियो से। उस वक्त मैं जॉब ही किया करता था, एफएम रेडियोस का बूम था, एफएम रेडियो इंडिया में आए थे, तो मैं इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग में था। और ये कौन से ईयर की बात चल तो रही है? ये गाना 2011 में आया था, लेकिन इस गाने को मैंने 2009 के आसपास लिखा था, 9 या 8 के आसपास। तो ये गाना जो है, मुझे गजेंद्र ने जब ट्यून मिली मुझे, तो मैंने उसको लिख कर दे दिया था और मैं भूल भी गया था। अच्छा एक रोमांटिक गाना चाहिए था और दर्द भरा गाना चाहिए था, और मैं उस वक्त उस उम्र में था कि इश्क भी था और जी जी जज्बात भी थे, तो उस पर मैंने इस गाने को लिख दिया और वो अपने आप दिल से निकलते हैं लफ्ज, तो उसके बाद मैं भूल गया। जी फिर ये गाना जब किसी तरह से लीक हुआ के वायरल हुआ जी और मेरे पास मैसेज आने लगे, तो मैं ऑफिस जाता था और मैसेज चेक कर रहा था। फेसबुक तब आया था इंडिया में, तो फेसबुक पे मैसेज आने लगे कि क्या एम्प्टीनेस आपने लिखा है, एम्प्टीनेस आपने लिखा है, एम्प्टीनेस आपने लिखा है। तो मैंने तो उर्दू हिंदी में लिखा था इसको, तूने मेरे जाना। जी 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 एम्प्टीनेस का जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो उन्होंने, गजेंद्र ने ऐड किया था बाद में। अच्छा तो मैंने तमाम लोगों को मैं रोज मैसेज करता था कि ना, जवाब देता था, रिप्लाई देता है कि मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, अच्छा मैंने नहीं लिखा। हाँ, ऐसा कोई महीना भर 15 दिन होता रहा ऐसा। जी फिर मैंने कहा यार, ये रोज की क्या मुसीबत हो गई है यार, एम्प्टीनेस। तो मैंने फिर इसके बारे में तफ्तीश की, तो पता चला अरे तो वो गाना है। तो पहला काम ये किया कि सब जितनों को लिखा था ना कि मैंने नहीं लिखा, उन सबको वापस जवाब दिया कि मैंने भाई लिखा मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। वो इनिशियल स्टेजेस थी। अच्छा, तो ये जो बॉलीवुड का और ये जो प्रोसेस ऐसा ही रहता है कि पहले ट्यून आती है फिर आपको गाना लिखने को दिया जाता है, या ये एक स्पेशल केस था, या कैसे काम करता है? क्योंकि कुछ हमारे नए राइटर भी हैं, तो हाउ डू यू क्रैक इनटू बॉलीवुड, राइट? और क्या प्रोसेस रहता है अगर आपने गाना लिखना हो, सॉन्ग राइटिंग करनी हो, या इवन लिरिसिस्ट एज डायलॉग राइटर भी जाना हो तो? सबका अलग अलग तरीका है। जी और मैं बॉलीवुड के साथ साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी कहूंगा तो चलेगा। जी जी बिल्कुल। तो दोनों ही चीजें मिलती है, ट्यून भी मिलती है आपको, जी और कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन बता दी जाती है और ये होता है कि भाई इस तरह का कोई लिरिक्स है। और अब ऐसा भी होने लगा है कि कंपोज करके गाना तैयार कर दिया जाता है, गाना रिकॉर्ड भी कर दिया जाता है, लिख के उसको सिंगर से गवा भी लेते हैं, और फिर ये होता है कि कोई गाना इस सिचुएशन का पड़ा है क्या, तो वो गाना फिर उसमें इस्तेमाल भी हो जाता है। अच्छा पहले के वक्त में ये चलन था कि शुरुआत में पहले लिरिक्स लिखे जाते थे, फिर ट्यून बनाई जाती थी। बाद में चलन आया कि नहीं, पहले ट्यून बनेगी फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखे जाएंगे। लेकिन अब ये होता है कि आप दोनों ही तरह से काम हो जाता है।
लेकिन ये भी है कि आपको ट्यून पे लिखना आना चाहिए। अच्छा। ट्यून पे लिखना बड़ा मुश्किल काम है। आप बिना ट्यून के लिखना बहुत आसान काम है, क्योंकि उसमें आपके जज्बात हैं, आप जिस जगह जो चाहे लिख सकते हैं। लेकिन ट्यून पे लिखने में ये होता है कि वहां आपके सामने एक तो सिचुएशन की बंदिश होती है कि इस सिचुएशन में ये जज्बात होना चाहिए, जी ऊपर से वो ट्यून भी होनी चाहिए, लफ्ज कैसे जाएंगे और वहाँ सिचुएशन कैसे आएगी वो जी ट्यून के हिसाब से चलेगा। तो वो सब कवर करने के लिए ट्यून पे लिखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है शुरुआत में। जी। आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर थोड़ा बहुत तो कम से कम म्यूजिक का सेंस होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए अच्छा। कि जो जमजमे हैं उसके जो उतार चढ़ाव हैं जी जी जी। वो आप उसी तरह से फील करने लगे जिस तरीके से इमोशन फ्लो होते हैं, तब आप उस पर करेक्ट वर्ड लिख सकते हैं। अच्छा। जैसे लोग सैड सॉन्ग पे सारे सैड सॉन्ग के नाम पे सारे ही सैड सॉन्ग सुन जाते हैं। जी। उन्हें पता ही नहीं होता कि सैड सॉन्ग और पेनफुल सॉन्ग ये दो अलग अलग कैटेगरी है सेम में। अच्छा। हाँ, पेनफुल सॉन्ग्स वो होते हैं जब आपको चोट लगती है तो इंसान बिलबिला उठता है, जी 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 वो दर्द है, पेन है। जी। और सैड होना है जब आपको सदमा लगता है तो इंसान बैठ जाता है, खामोश हो जाता है, चीखता नहीं है। अच्छा। दर्द से बिलखने वाले सुनेंगे वो हाई नोट आएंगे, जैसे ही कंपोजिशन में हाई नोट आया आपको वहां वो वाले लफ्ज देने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीखने की तरफ जा रहा है, वो कंपोजिशन दर्द से बिलबिलाने की तरफ जा रहा है। अच्छा। जैसे छन से जो टूटे कोई सपना जी। जग सुना सुना लागे गाना जग। था ना, जी 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 जब थोड़ा सा लगे तो वो अपर पिच में वो छन से जो टूटे ऊपर जो गाना, जी वो कभी वो एकदम सदमे की तरह नहीं है। यह एक बड़ा, जैसे मुकेश जी के जो गाने हुआ करते थे जी वो सदमे के गाने हुआ करते थे, वो एकदम धीमे धीमे। एक बड़ा मशहूर गाना है उनका, वो तेरे प्यार का गम, एक जी बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही ऐसी है कि दिल टूट गया। कि वहां लिख दोगे अगर लोअर नोट्स पे चीखने वाले अल्फाज जो कराहने वाले होते हैं वो वहां आ सकते हैं, लेकिन जोर से शोर मचा के चीखने वाले लिखोगे कंपोजिशन के साथ सेट ही नहीं होगा वो। जी जी जी। आपको मूड देखना पड़ेगा, कंपोजिशन कहाँ जा रही है, कैसे ऊपर जा रही है, कैसे नीचे जा रही है, कहाँ उसमें सस्पेंशियल कोड्स लग रहे हैं, कहाँ उसके अंदर डार्क नोट्स लग रहे हैं, कहाँ उसके अंदर ना प्रोजेक्ट प्रोहिबिटेड क्या नोट है? जो, जी 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 हाँ, जो कि नहीं लगने चाहिए, लेकिन हिंदी संगीत में ऐसा होता है कि लगते हैं वो, ताकि सुंदरता बढ़े, कहीं कहीं पे लगते हैं वो। तो आपको वहाँ कैसे मूड चेंज हो रहा है, कैसे ट्यून एक ट्रैक पे चलते चलते अचानक विवादी में चली जाती है, जी तो वहाँ आपको अल्फाज को मोड़ देना पड़ेगा। जी। तो वो अच्छा। अगर आप कंपोजिशन को समझना चाहते हैं तो आपको म्यूजिक को समझना पड़ेगा। म्यूजिक को आप समझेंगे तो फिर आपकी कलम जो उन अल्फाजों को जब उसमें उतारेगी ना, तो वो कंपोजिशन के साथ गाना जब रिकॉर्ड होगा तो सुनने वालों को ले जाएगा अपने साथ। जी ये तो है। तो आपने म्यूजिक है, आपने कैसे म्यूजिक को समझा? देखिए, म्यूजिक के लिए मैं शुरू से दीवाना था। अच्छा। कोई भी इंसान अगर ये कहे ना, जैसे जावेद साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल हकीकत है, कि कोई भी इंसान कोई भी ये कहे कि मैं तो पैदा होते ही पहले दिन से राइटर बनना चाहता था, तो जी अमूमन वो झूठ है बात। जी बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्योंकि बच्चा जब जो पहली बार चारों तरफ देखता है उसी से इंस्पायर्ड होता है, तो राइटर तो बैक में होता है, वो दिखता ही नहीं है। जी 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 पहले इसीलिए एक्टर बनना चाहता है। तो मैं तो जिंदगी में पहले दिन, जिस दिन मैंने राम और शाम देखी थी, मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो हूँ दिलीप कुमार हूँ। अच्छा। पहले दिन से यही मान लिया था कि मैं दिलीप कुमार हूँ। अच्छा। मैं वैसा ही बोलता हूँ, तो वैसा ही लिखता हूँ, मैं मतलब दिखता हूँ, लिखता तो क्या था, मैं वैसे ही। अच्छा, ये था कि मैं मोहम्मद रफी साहब के गाने बड़े सुनता था, अच्छा। घर में चलते रहते थे पुराने गाने, तो रफी साहब के काफी चलते थे, तो मुझे रफी साहब बहुत पसंद थे। अच्छा। उस वक्त जो जब मैं छोटा था तो वीसीआर पे फिल्में देखते थे। अच्छा। कभी कभी हफ्ते दो हफ्ते महीने या महीने में एक बार वीसीआर में फिल्म देख लेते थे घर वाले। जी जी जी। मैं ये बात कर रहा हूँ आपकी 687 की, जब मुझे होश था, अच्छा। जब मैंने होश संभाला, तो उस जमाने में तो किराए से लेकर आते थे जी वीसीआर। लेकिन जब मैंने दिलीप कुमार को देखा तो एक तो वो हीरो था, मेरे दिमाग में छा गया। अच्छा। ऊपर से जब वो गाना आया ना तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि दिलीप कुमार दिखता भी अच्छा है, दिलीप कुमार मारता भी है सबको, वो नाचता भी अच्छा है, और और गा भी सबसे लेता अच्छी बात यह है कि वो गाता भी मोहम्मद रफी की तरह है। है। क्या बात ये है। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये प्लेबैक सिंगिंग अलग चीज है। मैं जी सोचा जी कि जी ये जो दिलीप कुमार है ये गाता ही मोहम्मद रफी की तरह है। ऐसा छाया है ना दिलीप कुमार के, मैं लगभग 35 साल का जब तक नहीं हो गया तब तक वो मुझसे अलग नहीं हुआ। वो भी कुछ एक खास दोस्तों ने अलग किया कि अब दिलीप कुमार साहब को निकालना बहुत जरूरी है तुम्हारे अंदर से, अच्छा। क्योंकि अब समझदारी से काम लो, वरना तुम यही समझते रहते हो कि दिलीप कुमार साहब बस दिलीप कुमार साहब ही थे जी जी हर जी। तरफ।
मैंने जी, जी, जावेद जी। अख्तर का भी एक इंटरव्यू देखा है जिसमें वो कहते हैं कि वो खुद भी हीरो बनने आए थे, मतलब उनके आसपास माहौल था वो तो था ही शायरी का, जैसे उनके पिता थे जानिसार अख्तर साहब और उनके मामा मजाज, राइट। तो राइटिंग का तो हाँ, उनके वो वहाँ शायरी का शौक था। माहौल था। जी जी, लेकिन वो वो बनने हीरो डायरेक्टर आए थे। बनने आए थे। अच्छा नहीं, वो डायरेक्टर बनने आए थे। सलीम खान साहब एक्टर बनने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो मैंने शायद वो उनका दोनों डायरेक्टर का बनने आए थे। इंटरव्यू देखा होगा तो इकट्ठा। जी हाँ, एकदम जी हाँ, सही है। उनके कोलैबोरेशन वो है कि इंसान को वक्त समझाता है। जी इंसान एकदम। को वक्त ये समझाता है कि तुम इन्फ्लुएंस में हो, अगर तुम हर इंसान करने कुछ किसी और एक एक बड़ी कमाल की वो है पारसी में, मैं अक्सर जगह पे बोलता हूँ उसको क्योंकि वो पसंदीदा चीजों में से है अच्छा कि ई सआदत बजोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। वाह क्या कि बात है भाई। कुछ कुछ चीजें, जी कुछ खुशियां, कुछ फन ऐसे होते हैं जो बाजुओं के जोर पे हासिल नहीं किए जा सकते कि कोई छीन ले या कोई लूट ले या जी जी जीत जी कर जी आपसे ले जाए। जी। वो तो जब तक खुदा ही ना बख्श दे तब तक नहीं मिलती वो खुशी। क्या बात है भाई, बहुत प्यारा तो थॉट है। हर इंसान, जी, कुछ ना कुछ हर इंसान को ऐसा मिला हुआ है, जी लेकिन वो इन्फ्लुएंस में इधर उधर होता रहता है। तो मेरे साथ भी यही था, सबके साथ होता है ये। जी। बट जो आपने बात नहीं, की है, जो जी, आपने फारसी में अभी कहा है एक शेर, तो आप फारसी या और कोई लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस ऐसे जानते हैं जो जिसमें आप प्रोफिशेंट हो, इन द सेंस बात कर सकते हो या लिख सकते हो या समझ सकते हो किसी लेवल पे आप? मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। स्कूल लेवल के बाद मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगा। अच्छा मैंने जितनी पढ़ाई की है ना वो अपनी मर्जी से की है। मुझे जबरदस्ती कोई कह दे कि ये पढ़ लो तो मैं वो पढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा। जबानें सीखने का मुझे शौक इसलिए है कि उसमें लिटरेचर, कहानियां और कविताएं मिलती हैं, गजलें नज़में मिलती हैं। जी। तो मैं तकरीबन अभी 8-9 जबानें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, दैट्स हाँ, ग्रेट। लेकिन मैं आप ये कहते हैं कि प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल तो उसमें मैं अपने आप को नहीं मानता क्योंकि अच्छा मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, ये मान लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। और अभी जो मेरी फिल्म आई है अकेली, जी उसमें जो अरेबिक डायलॉग थे जी। वो मैंने लिखे थे। वाह क्या बात है डायलॉग भाई। राइटिंग की थी उसमें। अरेबिक हिंदी के साथ अरेबिक डायलॉग्स भी थे जी जी। कुछ, क्योंकि फिल्म मेडिटेट में शूट हुई, वहाँ के आर्टिस्ट थे तो उसके लिए मैंने डायलॉग्स लिखे थे। अच्छा, लैंग्वेजेस की बात हो रही थी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस फिर आप जानते हैं जो आप हाँ, समझ सकते हैं, तो एक बार आप ज़रा लिस्ट सी हमें दे दीजिए प्लीज़। देखिए, हिंदी और उर्दू तो हमारी मादरी जबान है। जी तो बिल्कुल वो तो भाई। हम पढ़ते और बोलते ही आए हैं वहाँ। कई लोग उर्दू, बाद में मुझे महसूस हुआ कई लोग उर्दू भी नहीं जानते। तो और हिंदी और उर्दू से मेरा नाता है। इसके अलावा मैं पर्शियन पढ़ता हूँ अच्छा और अरेबिक पढ़ता हूँ। अच्छा। और स्कूलिंग मैंने अपनी संस्कृत में की है। वाह क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मौका मिल गया था पढ़ने का। वहां पर एक थर्ड ऑप्शन के अंदर ये था कि उर्दू ले सकता था, लेकिन वो मैंने बचपन में ही पढ़ ली थी तो मैंने सोचा मैं संस्कृत ले लेता हूँ। तो क्या बात है भाई। संस्कृत ले ली। पंजाबी मुझे बहुत पसंद थी तो अच्छा। मैंने पंजाबी सीखी। शाहमुखी और गुरुमुखी फिर दोनों ही पढ़ी। वाह। क्योंकि उर्दू आती थी तो फिर मैंने शाहमुखी से पंजाबी सीखी और फिर उसके बाद गुरुमुखी पढ़ना सीख लिया। फिर गुरुमुखी आगे गुजराती जो है उसको पढ़ने की मैं बहुत कोशिशें करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। बोलने वाले मेरे दोस्त अभी कुछ ऐसा मिले नहीं मुझको। बंगाली मुझे बहुत पसंद है और बंगाली को भी मैं पढ़ लेता हूँ। वाह। इसके अलावा मेरा ये कोशिश ये है कि मुझे थोड़ा वक्त मिले और कुछ दोस्त मिले, मुझे कुछ किताबें मिले सिंधी जबान की तरफ जाने की अच्छा, और हिब्रू की तरफ जाने की। ये बहुत अच्छे। डेफिनेटली जो आपने कहा है कि भाषाओं से आपको, लैंग्वेजेस से जो प्यार है वो दिखता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी लैंग्वेजेस का बहुत शौक है इस चीज़ में। अब जैसे हिंदी उर्दू तो चलिए हम सीखते ही हैं, अब मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, लेकिन उस स्क्रिप्ट जो हिंदी में देवनागरी में लिखी होती है वो पढ़ लेता हूँ। साथ ही साथ स्कूल में नहीं पढ़ा है गुरमुखी को, पंजाबी में जानता था ऐसे बोलने के उसमें, लेकिन पढ़ना नहीं आता। तो मैंने उसे खुद एक एट सम पॉइंट इन माई लाइफ कि मैं भी खुद गया आउट ऑफ माई वे कि मैं उसको पढ़ना सीखूं। कहते कहते एक बार मैंने चाइनीज़ भी सीख ली थी। जी, वो मैं सीखना सीखना चाहता था चाहिए। और मुझे शौक है लैंग्वेजेस का। जबकि ग्रामर में आई स्ट्रगल अलॉट। मैं स्कूल टाइम में भी बहुत स्ट्रगल किया मैंने ग्रामर वगैरह में, इंग्लिश हिंदी सबकी। फिर भी शौक रहा, शौक उस चीज़ का रहा कि नहीं, लैंग्वेजेस को समझना, क्योंकि इट्स एन एक्सप्रेशन। एक मुझे वो बात याद आती है जॉन एलिया की, कि एक ही तो हादसा है ज़िंदगी में कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, राइट। जो हाँ, हाँ, एक्सप्रेशन अगर आपका नहीं निकले, अगर आपके मन की बात नहीं आप कह पाए या कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो मन में पड़ी रह जाती है, और जब मन में पड़ी रह जाती है तो वो मन को ख़राब करती है, राइट। तो अगर एक्सप्रेशन है तो अब जैसे अब पोइट्री मेरा एक एक्सप्रेशन बना है इस चीज़ के अंदर, राइट, कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ वो मैं पोइट्री के थ्रू या उसके थ्रू मैं कह देता हूँ। मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, तो आप हमारे नए राइटर्स को या स्टूडेंट्स को भी, जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पे लैंग्वेज के हवाले से और एक्सप्रेशन जो हमने बात कर रहे हैं उसके हवाले से?
लैंग्वेज के हवाले से तो ये मैंने तो ये अपना तरीका ये बनाया, जो अपने दोस्त हैं वो तमाम कल्चर के ढूंढता हूँ मैं। मेरे रूममेट मुझे अगर जब भी मिले, पता लगा कि अच्छा ये बंगाली है, बंगाली भाई मुझसे बंगाली में बात करो, मैं किताब लेके पीछे पड़ा था, ये स्क्रिप्ट क्या है ये बताओ मुझे। वाह क्या बात वो है। बंगाली में बात करते तो मुझे, अब पंजाबी मिले दोस्तों में ना, पंजाबी में बोलते हो मुझे 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 वो बताओ, मैं भी सीखूंगा। तो क्या है कि हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो हम ज्यादा जल्दी उस चीज को सीख सकते हैं। बार बिल्कुल। बार वो वर्ड बोलेगा, हम उसको रिपीट करेंगे या हम सुनेंगे तो किताब में पढ़ेंगे तो हम हमेशा तो किताब हमेशा साथ में तो रख नहीं सकते। जी जी तो जी किताब तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। कि जरूरत इसलिए है जबानों को सीखने की, ताकि आप कल्चर्स को समझ सकें और उससे फिर आप एक बेहतर राइटर और बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर आर्टिस्ट भी बनेंगे, बेहतर इंसान भी बनेंगे। क्या थॉट है भाई, बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छा, आई एग्री। भाई दुनिया में और करने क्या है, एक दिन तो वैसे भी जाना है ना, खामोश तो होना ही है, उससे पहले बोल लो जितना बोलना है तुमको। आई आई लव योर थॉट प्रोसेस। मुझे बहुत ही आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग इंटरव्यू फॉर मी एज अ राइटर, फॉर मी एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। आपकी उस साइड को देख रहे हैं जहाँ जो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस, इससे आप क्या सीखते हैं आप, क्योंकि क्या होता क्या है कि दूसरे के कल्चर को देख के यूजुअली, जैसे स्पेशली अगर आप छोटे शहर से आते हैं ऐसा होता है, तो दूसरे को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपने वो कभी देखा नहीं है, और जो आपने कभी देखा नहीं होता उससे आप डरते हैं, राइट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, आपके अंदर एक हिम्मत लगती है कि सामने वाले से सवाल किया जाए कि, और उनके कल्चर सवाल किया जाए और उनके कल्चर को समझा जाए और उनसे पूछा जाए कि अच्छा ये कैसे, क्योंकि हर कोई अपने उसके बारे में बात करना चाहता है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे या उनसे बात करेंगे कि अच्छा आपके कल्चर में ऐसा कैसे होता है और ये क्यों करते हैं और ऐसे कैसे करते हैं और ये सब, तो दे विल बी हैप्पी टू शेयर विद यू। और जो आपका डर है अंदर का, जो आपकी झिझक है, वो कम हो जाती है ओवर टाइम, राइट। कल्चर का मामला देखो, सबसे ज्यादा तकलीफ दे तो तब आता है कि तो हमने कल्चर का बहुत बड़ा हवा बना रखा है। अच्छा। कल्चर को हमने एक ऐसी चीज के हिसाब से दिखा दिया है लोगों को कि हर इंसान ये समझता है कि वो जिस कल्चर में है वही बेस्ट है, और वो जन्म से वही काम कर रहा है और वो बेस्ट है, बाकी जी दूसरे वाले से वो डरा रहता है। जी जी ये इसलिए होता है कि हम ये बोलते हैं कि दूसरे का कल्चर क्या है। जी। इसकी जगह ये अल्फाज इस्तेमाल करना हम शुरू करें, वो अपना ही कल्चर है। बिल्कुल। जैसे मैंने एक दिन, मैं कहीं ट्रेन में सफर कर रहा था, जी तो मुझे गुजरात के कुछ साथी मिले। जी कुछ लोग बैठे थे, हम सफर ट्रेन में जो थे हम लोग, जी वो सफर चल रहा था, तो वो गुजरात में इस तरह से बोला जाता है कि देखिए हमारे गुजरात में है ना ऐसा होता है, हमारे गुजरात में वो चीज बहुत अच्छी मिलती है, हमारे गुजरात में वो चीज, हमारे गुजरात में ऐसा होता है। जी 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 मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा मुझे ना श्रीखंड बहुत अच्छा लगता है। जी। तो उस पर बहुत अच्छी बात है। तो मैं ट्रेन में हमेशा इंतजार करता हूँ कि जब भी बॉम्बे से, जब मुंबई से मैं जब जी घर जी। के लिए आता था ट्रेन से, हम्म। गुजरात आएगा तो समझ लीजिए आप श्रीखंड मिलेगा खाने के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है और जी जी वहाँ का स्पेशल है ना यार। तो बड़ौदा वगैरह में, इन सब में, सूरत में तो मैं खाता था। तो वो उन लोगों से बात हुई तो हमारे, मैंने कहा आपकी तमाम बातें सब अच्छी लगी मुझे, जी मगर एक ही बात है कि आप ये ना कहें कि हमारे गुजरात में, गुजरात हमारा भी तो है ना जी जी जी। बिल्कुल भाई भाई, बिल्कुल। राजस्थान आपका भी तो है ना, मध्य जी जी। प्रदेश हम सबका भी तो है अपना ना। अपना इंडिया है, अपना देश है, तो जहाँ जाएंगे वो हाँ सब अपना है, राइट। भाई, वर्ल्ड ही अपना है, जी जी, वर्ल्ड ही अपना वर्ल्ड ही है। अपना। या इंसान को भगवान ने हाँ उतारा है बिना किसी बॉर्डर्स के, तो हमने बनाए हैं, तो पूरा वर्ल्ड ही हाँ। अपना है, बहुत अच्छा। तो फिर क्या होता है कि हम इसको इस तरीके से देखें, जैसे मेरा नाम असीम है, जी मेरा नाम हिंदी में है, जी 1981 में मेरी पैदाइश हुई, मेरा मोहल्ला एकदम छोटा सा मोहल्ला, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल आम लोग रहते हैं। 81 में जो समाज था, जो सोसाइटी थी वो था, उसके पीछे मेरा नाम हिंदी में रखा गया, अच्छा। मेरा नाम हिंदी में है। नहीं, असीम का ठीक है, मतलब तो लिमिटलेस, राइट। या तो अब क्योंकि क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी में नाम रखने का था अरबिक और उर्दू का कल्चर, जी तो वहां मुझे चारों तरफ ये लोग दिखाई देते थे जो मेरे पड़ोस में थे। वहाँ रहीम, करीम, जी फरीद, सिराज, ये सब दिखाई देते थे, उनके जी पीछे जी मैं एक असीम था। जी। तो अब मेरे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, बच्चे मुझे बड़े परेशान करते थे, बोले ये कैसा नाम है तेरा। अच्छा। तो मैं अपनी वालिदा से जाके कहता था कि ये मेरा तुमने नाम क्या रख दिया हिंदी के अंदर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये सब मैं मस्जिद में जाता हूँ पढ़ने के लिए, मदरसे में जाता हूँ पढ़ने के लिए, वहां पर एक मुसीबत मेरे साथ, वहां सब मिलते हैं मुझे, इमरान, इरफान, जी शाहिद, ये यहाँ मैं हसीम। जी। तो मेरी अम्मी इस बात पे बड़ी परेशान हो गई। एक दिन उन्होंने, मेरे दादाजी ने ये नाम रखा था, तो उन्होंने कह दिया अरे भाई मेरी जान मत खा, दादाजी से पूछ ले।
हेलो एवरीवन, मैं माफ़ी चाहूँगा पर आज के एपिसोड के लिए हमारे पास इतना ही समय है, पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड में that's coming out on December 1st, 2023. So tune in to find out what Asim's grandfather told him about his name, his creative process, and some Bollywood gossip. Thank you. See you in 2 weeks.